हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी। आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द अमेंडमेंट एंड द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स। देखिए, अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं, इट इज आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं तो आपको अमेंडमेंट के साथ साथ आपको सारे जो केसेस होते हैं, देखिए आर्टिकल 368 की जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग आर्टिकल, बहुत बड़ा कोई हवा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है। लेकिन जब आप केसेस की बात करते हो, क्योंकि 1951 से लेके जो पूरा सिनारियो चला है फॉर द अमेंडमेंट इन एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। देखिए, जब हम बात करते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ एफआर, मेन हमारा जो फोकस रहेगा इट इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से अमेंड करना चाहिए। आर्टिकल 368 को हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कि अमेंडमेंट क्या होता है। देखिए, अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अमेंडमेंट किस तरह से किया जा सकता है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी किया जा सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू भी किया जा सकता है, प्लस स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेक्टिफिकेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं आपकी सिंपल मेजॉरिटी की, when we talk about the simple majority, तो सिंपल मेजॉरिटी में जो पार्लियामेंट होती है वो अमेंड कर सकती है सर्टेन प्रोविजंस, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो अमेंड कर सकते हैं सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्टेन प्रोविजन फॉर एन एग्जाम्पल आपके हो गए, आर्टिकल 5 इज देयर, आर्टिकल 6 इज देयर, आर्टिकल 239A इज देयर। तो एक ऑर्डिनरी लॉ लाके आप ये आर्टिकल्स क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। सिंपल मेजॉरिटी की बात की गई है। सिंपल मेजॉरिटी में जब हम देखते हैं तो ये दो तरह से होती है, या तो यूनियन कर सकता है, एसएम का मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी, तो ये दो तरह से लाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूनियन एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट। तो यूनियन में जैसे आपके जो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट का एडमिशन हो गया, सिटीजनशिप से रिगार्डिंग आपको लॉ लेके आना है, एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, तो ये सारी चीजें आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी। सेकेंड वॉज स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही हाउसेस में, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों जगह से जो आपका बिल है वो किस तरह से पास होना चाहिए, बाय स्पेशल मेजॉरिटी। किस तरह से, बाय स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि नॉट लेस देन, जो वोट मिला है दैट शुड बी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेक्टिफिकेशन। तो स्पेशल मेजॉरिटी आपको समझ में आ गया कि भाई 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 होना चाहिए, और साथ में 2/3 कौन से होने चाहिए, जो मेंबर आपके प्रेजेंट है और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोट में। इसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल मेजॉरिटी रेक्टिफिकेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, तो जैसे हम बात करते हैं सीएए की, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जब हमने बात की थी तो वहां पे सबसे पहला कौन सा स्टेट था जिसने मना किया था, दैट वाज केरला। क्यों, कैसे मना कर दिया, देखिए कुछ आपके जो बिल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जहां पे आपको स्टेट से भी क्या कराना है, रेक्टिफाई कराना है। जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, ओके, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को स्टेट की भी जरूरत है कि स्टेट भी हमको रेक्टिफाई करके दे। जब वो स्टेट हमको रेक्टिफाई करके देगा तभी हम उसको फिर प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे और फिर असेंट मिलेगा। तो कहाँ कहाँ पे हमें रेक्टिफिकेशन चाहिए, किस तरह के बिल्स पे चाहिए, तो जब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, यूनियन जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अगर कोई लिस्ट, जो हमारी लिस्ट है 7th शेड्यूल में, उसमें अगर हमें कोई चीज करना है तब हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट अंडर 4th शेड्यूल,
तो ये हमारे एफ तक के क्लॉज हैं जहां पे हमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हमें इन चीजों में क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वी नीड रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट। प्रोसीजर क्या होता है, देखिए दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इसके बाद आपका मेन पॉइंट शुरू होगा, तो डोंट स्किप दिस वीडियो, ओके, पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि अमेंडमेंट ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जरूर जाता है, ठीक है। देखिए प्रोसीजर क्या होता है, तो जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, पास किया जाता है, भाई जिस तरह का भी सब्जेक्ट मैटर है जिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है, या तो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा या स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। अगर जरूरत है तो इफ रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द स्टेट, यानी कि रेक्टिफिकेशन की, तो हर एक स्टेट असेंबली से भी ये पास होगा। इसके बाद कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, असेंट मिलेगी, असेंट मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक, या किसी लॉ में जिसमें अमेंडमेंट होना है उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। इसके बाद जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मेजर क्वेश्चन अब आए हैं हम लोग, ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे मेन 4 क्वेश्चंस हैं। अगर हम पूरा जिस्ट निकालते हैं जितने भी केस लॉज आए हैं, तो मेन हमारे क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं, 4 क्वेश्चन। सबसे पहला आता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। बहुत कंफ्यूजिंग है, एक बार आप सारे चीजें देख लोगे ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आर्टिकल 368 का स्कोप क्या है, क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, क्या आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में जो वर्ड लॉ यूज हुआ है वो अमेंडमेंट में आता है या नहीं आता है, क्या इस लॉ में अमेंडमेंट इंक्लूडेड है कि नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो फंडामेंटल राइट है उसको अमेंड कर सकते हैं बाय आर्टिकल 368। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये केस बाय केस निकल के आए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा केस आया था दैट वाज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अब इस केस में क्या हुआ था, क्वेश्चन जो राइज हुआ था दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, जो 1951 में हुआ था, उसको क्या किया, चैलेंज किया गया। हेल्ड क्या हुआ, बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया आर्टिकल 368 का। हेल्ड क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 368 है उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जो आपकी पार्लियामेंट है वही, उसकी के पास सारी पावर क्या आ गई, चली गई। और आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में जो वर्ड लॉ है वो अमेंडमेंट में कवर नहीं होता है, यानी कि ये जो लॉ है इट डजंट कवर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आपका इस लॉ वर्ड में कवर नहीं होता है, इट डज नॉट इंक्लूड, लॉ अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं करता है, ये बोला गया शंकरी प्रसाद के केस में। इसके बाद सज्जन सिंह का केस आया 1965 में, और यहाँ पे भी सेम जजमेंट, लगभग सेम जजमेंट आया। इसके बाद जब हम बात करते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वेरी मेजर केस 1965 का, यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स थे, इसमें केस में क्या हेल्ड हुआ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर आउटसाइड द अमेंडेटरी प्रोसेस, यानी कि उनको अलग कर दिया गया है कि आप उसे अमेंड नहीं करोगे। अगर जो अमेंडमेंट है, जो आप अमेंडमेंट लेके आ रहे हो, वो या तो उसको ले लेता है, इफ इट टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स, या एब्रिजेस द राइट, या वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचा रहा है, फंडामेंटल राइट को क्षति पहुंचा रहा है, या फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो वो अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हो। आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। और इस केस में, गोलकनाथ के केस में, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का जो लॉ था उसमें अमेंडमेंट को भी इंक्लूड किया गया था विद इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। यहाँ पे इट इंक्लूड्स अमेंडमेंट। इसके बाद केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। यहाँ पे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। जब यहाँ पे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि भाई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24 CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको वैलिड ठहराया गया, उसकी वैलिडिटी को जांचा गया एंड बोला गया कि भाई ये वैलिड है। इसके बाद बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द FR। क्या बोला गया केशवानंद भारती के केस में कि भाई पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, साथ में फंडामेंटल राइट्स को भी, लेकिन
पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर, बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करेगी जो बेसिक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट इसको टच नहीं कर सकती है। ओके, तो ये मेजर अमेंडमेंट, मेजर इनका वो आ गया जजमेंट। इसके बाद केस आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। हुआ क्या था, अपीलेंट गए थे, सीधे कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे इन्होंने चैलेंज कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, जहां पे इन्होंने डिक्लेयर किया था, हु डिक्लेयर्ड हर इलेक्शन एज इनवैलिड। जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन था उसको क्या कर दिया था, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में जो अपीलेंट थे वो गए, उन्होंने बोला कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो इलेक्शन हुआ है वो इनवैलिड है, और ग्राउंड्स क्या थे इनवैलिड कहने के, कि करप्ट प्रैक्टिसेस हुई है इन द इलेक्शन। इसी के साथ साथ जब ये केस चल रहा था उसी टाइम पे, इन द मीनवाइल, जिस टाइम पे आपका इंदिरा गांधी का केस चल रहा था उस टाइम पे आया 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वहां पे क्योंकि इंदिरा गांधी वॉज इन मेजोरिटी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट से पूरा कंट्रोल ले लिया गया कि भाई आप किसी भी तरह का इलेक्शन डिस्प्यूट कुछ भी हो रहा है, आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप इलेक्शन डिस्प्यूट को देखोगे, आपको बिल्कुल वहां से आपकी पावर ले ली जाती है। ये हुआ 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई जो चैलेंज आया है ये वैलिड है, एंड सेट दैट द डेमोक्रेसी, क्योंकि जब करप्शन हो रहा है कहां पे, भाई इलेक्शन में ही अगर करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो डेमोक्रेसी कहां बची। तो इस केस में डेमोक्रेसी को भी क्या बोला गया, बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया। इसके बाद जब आपका डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आता है, इसी में ही लिमिटेशन की बात की गई है। तो लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस सब्सटेंशियल ऑल्टरेशन टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर क्या लगा दी गई, लिमिटेशन, भाई आप नहीं कर सकते हो, आप किसी भी तरह का सब्सटेंशियल ऑल्टरेशन, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचा रहा है, आप उस तरह का कोई भी लॉ नहीं बना सकते हो, कोई भी आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते, और साथ में आप कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सकते हो। ये क्या था, लिमिटेशन था पार्लियामेंट के ऊपर। इसके बाद आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42। जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1976 में, वहां पे आर्टिकल 368 में 2 नए क्लॉजेज ऐड किए गए। कौन सा, क्लॉज 4 ऐड किया गया और क्लॉज 5 ऐड किया गया। जब हम क्लॉज 4 की बात करते हैं, इसमें यह बोला गया कि भाई जो अमेंडमेंट्स हैं, जो या तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पहले हुए हैं या बाद में हुए हैं, उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, शैल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो ये टोटली बायस्ड हो गया। भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे हो, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, हमारा राइट है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आई विल मेक अ साउंड कि भाई आप मेरा फंडामेंटल राइट कैसे ब्रीच कर सकते हो, कैसे आप उसको इन्फ्रिंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई आप नहीं कुछ कह सकते हो। क्लॉज 4 में, क्लॉज 5 में क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि देयर शैल बी नो लिमिटेशन, क्योंकि लिमिटेशन की बात की थी इससे पहले, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब लेके आए तो इन्होंने बोला कि भाई कोई लिमिटेशन नहीं है। Whatever on the constitutional power of the parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provision of the constitution under article 368, यानी कि भाई पार्लियामेंट को क्या कर दिया, करता धरता बना दिया, आपको कुछ रिपील करना है कर दो, ऐड करना है कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन आपका जैसी मर्जी आप करो। तो ये भी क्या हो गया, बायस हो गया पूरी तरह से। तो जब हम क्लॉज 4 देखते हैं और क्लॉज 5 देखते हैं, ये किस तरह के आ गए, ये सारे के सारे बायस्ड आ गए। इसके बाद जो केस आया दैट वाज मिनर्वा मिल्स का केस, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। यहां पे डिस्कस हुआ कि भाई क्या स्कोप है, क्या एक्सटेंट है, कैसे एप्लीकेशन हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि आप जब क्लॉज लेके आ गए क्लॉज 4, भाई हम चैलेंज नहीं कर सकते। क्लॉज 5, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर, तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन तो खत्म हो गया, भाई आप कुछ भी कर दो चेंज, इट डजंट मैटर, क्योंकि हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली एक मत होके हेल्ड किया कि आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज
ये क्या कर रहा है, अमेंडिंग पावर को लिमिटिंग कर रहा है, प्लस ये डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। इसके बाद आया वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो भी अमेंडमेंट हुए हैं 24/4/1943 से पहले, मतलब ऑन दिस डेट या इसके बाद जो भी होंगे, जहां पे शेड्यूल 9 को अमेंड किया जा रहा है किसी भी एक्ट के थ्रू या रेगुलेशन के थ्रू, तो ये सारे एक्ट्स, रेगुलेशन, अमेंडमेंट, दे आर ओपन टू चैलेंज। आप इसको चैलेंज कर सकते हो, आप इसके खिलाफ रिट ला सकते हो, आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी भी तरह के जो भी एक्ट्स आ रहे हैं, रेगुलेशन आ रहे हैं, इफ दे आर मेड बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो दी गई है पार्लियामेंट को, उसके बियॉन्ड जाके ये चीजें हो रही हैं, तो दे आर डैमेजिंग द बेसिक एंड द एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो केस आता है दैट इज एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू है दैट इज ऑल्सो अ इंटीग्रल एंड अ एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज अ बेसिक पार्ट, तो इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया गया। नेक्स्ट केस इज ग्लैनरॉक एस्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जहां पे 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया गया। तो ये टोटल जो आपके 8 केसेस हैं, these are very important cases। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, तो ये 8 केसेस आपको लिखने ही लिखने हैं। पूरी एक टाइमलाइन आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।